हाँ जी सर। अभी हमने ये सारा पॉइंट डिस्कशन पे किया है, राइट? ये जितनी भी चीजें हैं इन पे बारे में हमने लोगों ने डिस्कस किया है. So before we start, can you please help me to understand about what you understand regarding the virtualization, why it is important for industry, why it is important for any engineer who want to make career in virtualization? Mrityunjay. So basically, the virtualization through this we can provide a lot of VM, which will be the cost less cost also, and the RAM hard disks it will also costing us less. Whether we if we go for the physical hardware, then we have to take 10 to 15 laptop or desktop. But through the virtualization, we can in say single hardware we can create a multiple VMs and we can work on this. So it is basically the cost is less and the time is also it is less So we can for the say engineer. that virtualization implement करने का main motto जो ये है कि थोड़ा सा हम work on the billing part. जो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं होती. कंपनी वांट टू सेट अप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीपल सर्वर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना चाहता है, कॉन्फ़िगर करना चाहता है. सो नो नीड टू परचेज अ फिजिकल सर्वर. एक हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन को लगा करके मल्टीपल सर्वर्स को वर्चुअली मैनेज कर सकते हैं. इज दैट करेक्ट? जी सर. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक पार्ट और ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट कि हाउ इट कैन परफॉर्म द task in like as a for any organization. किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्चुअलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और हाउ वी कैन मेक आवर करियर इन वर्चुअलाइजेशन, राइट? हम अपने करियर को वर्चुअलाइजेशन के साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? So very basic steps require. Arnav, if you feel like कि थोड़ा बहुत like clear नहीं हो पा रहा है तो you can ask me. हम्म हम्म Try to understand about the concept because you आज की डेट में हर एक बंदा इंटरनेट चलाना जानता है, हर एक बंदे के पास लैपटॉप डेस्कटॉप है, राइट? सो इट इज रियली easy to understand about the concept. You can start with very basic. Let me give you one real time example. Think like this is the organization. ठीक है, ये अपने पास एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और ओके यू नो दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन आईटी हो या नॉन आईटी हो, आज की डेट में हर जगह पे सिस्टम, कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी. भले से वो कंपनी फाइनेंस की है, भले से वो कंपनी बैंक की बात कर लेते हैं या फिर अदर कोई कंपनी है जिसका आईटी से कोई मतलब नहीं है, फिर भी अगर उनके इन्वायरमेंट की बात करें, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो 100% they are going to establish their environment with the help of computer network, maybe virtualization, maybe cloud. ये सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज होती हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आप नेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, इंटरनेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, बट इन अनफॉर्चुनेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ऑन साइट पे जाकर के आप ट्रबल शूट कर रहे हो या रिमोट पे आप ट्रबल शूट कर रहे हो, बट वी शुड नो अबाउट कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके बारे में. ओके ओके. तो सर इज एक्चुअली मतलब ये किस काम पे लगता है सर, मतलब वर्चुअलाइजेशन करके मतलब क्या मतलब मतलब चीज कौन सी चीज मतलब आसान हो जाती है एक्चुअली? virtualization can help us to reduce the cost, नंबर वन, जिसके लिए हम्म कंपनियां जाती हैं, reduce the हम्म cost. नंबर हम्म दूसरा, it will also help you in case of, it will also help you to you can say that reduce the manpower, easy to troubleshoot, easy to हम्म. fault find, है ना? कई सारी चीजें जो है आपकी नॉर्मल हो जाती है, मैनेज कर सकते हैं हम उसको. ओके. लेकिन सर ये मतलब किस काम पे चाहिए होता है? फॉर एन एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास मतलब मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास हाँ. सिस्टम है, तो मतलब किस सिनेरियो में मेरे को वर्चुअलाइजेशन करने की आवश्यकता है? ओके, कूल. सो बेसिकली यू नो दैट मोस्टली जो कंपनी का इशू रहता है ना, लाइक डेफिनेटली कंपनी विल प्रोवाइड यू लैपटॉप में भी, डेस्कटॉप में भी, वर्क स्टेशन. राइट ऑफिस में राइट. बुलाते हैं तो मे बी लैपटॉप या वर्क स्टेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, बट प्रॉब्लम हाँ क्या रहती हाँ. है ना, जब बंदे रिजाइन पे रहते हैं या जब बंदे नोटिस पीरियड पे रहते हैं ना, सो दे आर हाँ. गोइंग टू इम्पैक्ट अवर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर.
ओके ओके ठीक है। ओके तो अगर हम बेस अच्छा। मशीन आपको दे रहे हैं, आप लैपटॉप घर को ले जा रहे हो, आप लैपटॉप अपने पास 24/7 रख रहे हो, तो वी नो अच्छा। दैट कि अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक एज कि इंट्यून के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया, अदर सर्विसेज के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड हम्म कर दिया, लेकिन हम्म। उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मिल पाती जितना वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। वर्चुअलाइजेशन में क्या है, आप ऑफिस पहुंचे, आपको आरडीपी लेना है, जो भी काम करना है आपको बेस मशीन पे नहीं करना है, आपको वर्चुअल मशीन पे परफॉर्म करना है टास्क। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मोटा मोटा समझ ले कि मतलब जो लैपटॉप मतलब बंदे को असाइन किया जाता है तो वहां पे हम लोग वर्चुअलाइजेशन करके देते हैं, ताकि जो हाँ काम वगैरह करे वो VMware या फिर हाइपर भी उसमें ही मतलब काम करे, है ना? मतलब हाँ जी। बेस मशीन में ना करे, ताकि, नहीं, है बेस ना? मशीन पे आपका कोई भी डेटा, सिंगल डेटा आप नहीं स्टोर करोगे। आप वर्चुअल हाँ। मशीन में स्टोर करोगे, और जब शाम शाम को इवनिंग में जब आप लॉग आउट करोगे ऑफिस से ना, तो यू हम्म। नीड टू डिस्कनेक्ट द आरडीपी, और वो हाँ हाँ डिस्कनेक्ट हाँ होकर हाँ। के ओके जितना भी डेटा या टास्क रहेगा वो जाके आपके ओके डेटा स्टोर ओके में स्टोर हो जाएगा। ओके, गॉट इट सर। सर और एक चीज पूछनी थी, लाइक हम लोग एज्योर पे जो अपने हम लोग मतलब VM लॉन्च करते हैं, तो वो भी तो सर वर्चुअलाइजेशन हो गई फिर। वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन टू सेट अप। आप हम्म वर्चुअलाइजेशन के का इस्तेमाल करते हो, वर्चुअलाइजेशन में आप ऑनर रहोगे सभी चीज़ों के, लेकिन हम्म। क्लाउड में क्या होता है ना कि आपके पास बैकएंड का एक्सेस नहीं रहता। अच्छा। ओके 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 ओके, यहाँ पे एक्सेस रहता है हम लोग के पास, यहाँ तो पे ये ऑन ज्यादा प्रोमाइसेस पे इजी आप हो जाता एक्सेस, है। सारा कुछ एक्सेस रहता है। बट हम्म। क्लाउड के ऊपर जब आप परफॉर्म करते हो तो बैकएंड का एक्सेस नहीं रहता, आपको सिर्फ वर्चुअल मशीन का एक्सेस रहता है। ओके 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 ओके, समझ गया मोटा मोटा, हाँ। हम्म। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्चुअलाइजेशन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या किया कि you need to establish one high configuration based machine। कोई भी हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन आपने सेलेक्ट कर ली, 256 GB ऑफ रैम, और लाइक यू आर गोइंग टू सेट अप 24 कोर ऑफ CPU, और you are going to establish 1 TB of SSD। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन पे एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं ESXi होस्ट, और ये हम्म। ESXi जो है वो पार्ट होता है VMware का, मीन्स ऑन बाय द VMware, डिजाइन बाय द VMware, और वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस ESXi ऑन दिस मशीन। जब आप इस अच्छा। ESXi को इंस्टॉल करते हो तो आपको एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करनी होती है, या फिर आपको DHCP एक इमीडिएटली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ये है, बहुत है, और ESXi जो है लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम? सर मुझे पूछ रहे क्या? या प्लीज। सर लाइट वेट मतलब ज्यादा सीपीयू रैम कंज्यूम नहीं करता, ये कंपेटेबल हो जाता है अपने एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होने में। नॉर्मल अगर आप विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हो तो यू नीड टू प्रोसीड विद मिनिमम 4 GB ऑफ रैम, 60 GB ऑफ हार्ड ड्राइव, और लगभग 2 कोर का प्रोसेसर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट? सो राइट। इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है ना, इस केस में इश्यूज क्या होते हैं कि लाइक जब आप विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे ना, तो इट विल कंज्यूम मोस्ट ऑफ स्पेस, हम्म। रैम यूज कर लेगा, सीपीयू यूज कर लेगा, तो आप एक इंडिविजुअल मशीन के ऊपर टास्क परफॉर्म करते हो एट सेम टाइम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे टास्क परफॉर्म करते हो। बट नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट, जब आप वर्चुअलाइजेशन इस्तेमाल करते हो, जब आप ESXi इस्तेमाल करते हो ना, तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है GUI का। ये जो आईपी एड्रेस है इसको किसी भी ब्राउजर से एक्सेस करेंगे, और ब्राउजर से एक्सेस करने के बाद ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसको हम ESXi पोर्टल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ESXi पोर्टल। अब यहाँ पे ESXi पोर्टल में क्या होगा कि आप वर्चुअल मशीन बनाओगे, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट अच्छा। कैपेसिटी की। 64 GB रैम टोटल थी, 256 GB रैम टोटल थी। इसमें से आपने किसी को 16 GB रैम दे दिया, किसी को 8 GB की रिक्वायरमेंट है, किसी को 4 GB की रिक्वायरमेंट है, राइट? सो ओके, ऐसे करके आप अलग अलग वर्चुअल मशीन को डिफरेंट डिफरेंट रैम असाइन करेंगे। इज ऑल तो राइट इसको प्लीज? सर लाइट वेट बोलते हैं? नहीं नहीं, लाइट वेट ये बोलते हैं कि जो हमारा ESXi है ना वो बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करता।
ओके ओके, इसीलिए अपना लाइट वेट पूरा चाहिए। अपना पूरा स्पेस जो है वर्चुअल मशीन के लिए असाइन कर देता है, दैट्स व्हाई इट कंसीडर एज ए लाइट वेट। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे इसलिए कंटेनर बोलो या कुछ भी मतलब बना हाँ, देता है। बोल सकते हो कि कंटेनर ऑफ मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, जो भी नंबर मतलब ऑफ वर्चुअल मशीन है उनको कंटेनर बोल सकते ESXi मतलब होस्ट या फिर पोर्टल, मतलब होस्ट मतलब है पोर्टल, मतलब वहां हैं। पे जाके नहीं, हम लोग को। ESXi बेस मशीन है, ESXi बेस मशीन है। पोर्टल आप बोलोगे जब इसको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करोगे। अच्छा 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 अच्छा, शायद देखने से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हाँ। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप सारी हम्म। चीजें क्लियर होगी। बस अभी थोड़ा सा इसमें लाइक कॉन्सेप्ट समझने की रिक्वायरमेंट है। सो ओके। ये बेस है। ESXi इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ESXi को मैनेज किया जाता है, ये सारे पार्ट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेक द RDP, जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल दिखा सकें कि ये ESXi है और इस ESXi होस्ट को हम ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड। अभी हम अपने विंडोज मशीन का एक्सेस लेते हैं जिसपे हमने सब कुछ इंस्टॉल कर रखा है, लाइक ESXi जिस पे इंस्टॉल है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द RDP। विंडोज मशीन है अपने पास जिसमें VMware वर्कस्टेशन के जरिए सारा कुछ हमने सेटअप कर रखा है। लेट मी टेक द RDP ऑफ आवर विंडोज कंप्यूटर, देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। हम्म। ये आईपी सर आप कौन से यूज कर रहे हो, जो आपने मेंशन किया था वहां पे, वही आईपी मतलब? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा आईपी अच्छा। हमारी है। मैं अभी लाइक राइट करेंटली आई एम यूजिंग 2 कंप्यूटर, राइट। एक वर्क स्टेशन है 32 GB रैम, हम्म। Core i7 प्रोसेसर के साथ, 1 TB HDD, 512 SSD। ये मशीन हमारी अलग रन कर रही है, मतलब डेस्कटॉप है, दिस इज द डेस्कटॉप। और अभी जो जिससे हमने कनेक्टिविटी की है अपने सिस्टम की, वो हमारा लैपटॉप है। तो उसका RDP जिसको हम रिमोट डेस्कटॉप बोलते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द RDP। अब आपको देखो मैक दिखाई पड़ रहा है, अभी ये विंडोज का ऑप्शन आ जाएगा। दिस इज आवर विंडोज बेस मशीन। ओके अच्छा। ठीक है, इस विंडोज में VMware वर्कस्टेशन इस्तेमाल किया है वर्चुअलाइजेशन के लिए। हम्म। VMware वर्कस्टेशन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। राइट राइट राइट। नाउ ESXi ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखा है ESXi 8 के नाम से, जिसमें हमने 8.6 GB ऑफ हार्ड डिस्क रैम दे रखी है। 2 हम्म। हार्ड डिस्क लगा रखा है हमने, और प्रोसेसर जो है हमारा वो Core i7 सीरीज का है। इस मशीन को टर्न ऑन करते हैं। टर्न ऑन करने के बाद वी आर एबल टू गेट द एक्सेस। अभी ये CLI का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, बट CLI के बाद जो IP एड्रेस मिलेगा उसका हम GUI एक्सेस करेंगे। 1-2 दिन में ट्रैक पे आ जाएंगे हम, लाइक यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट, हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। हाँ सर, एक्चुअली VMware बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। नो प्रॉब्लम। इट इज रनिंग। और ये जो पेज है मृत्युंजय, हाउ वी कैन डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर पेज, ये जो स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, मैं नो द नेम ऑफ दिस स्क्रीन। सर ये CLI मेथड से होता है, फिर बैकएंड पे रनिंग होता है EXI। उसके बाद हमें IP एक आएगा, जैसे कि DHCP का IP आएगा, तो वहां से हम हम्म लोग फिर GUI मेथड से हम लोग वेब से एक्सेस कर सकते हैं। नो, क्लियर क्लियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन दैट वी आर एबल टू फाइंड। इस स्क्रीन का नाम क्या है? अ, सर आपने बताया था सर, भूल गए सर। द स्क्रीन दैट वी आर एबल टू फाइंड, इसको बोला जाता है DCUI स्क्रीन। DCUI? DCUI स्क्रीन, ये जो अच्छा। स्क्रीन है इसको बोलते हैं DCUI स्क्रीन। ESXi होस्ट के ऊपर जब आप इंस्टॉल करते हो ना, जब किसी हाँ। मशीन के ऊपर ESXi को इंस्टॉल करते हो, तो जो पहले स्क्रीन दिखाई पड़ती है आपको, दिस इज आवर ESXi होस्ट। और इस ESXi होस्ट की स्क्रीन को बोला जाता है DCUI, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस। अच्छा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस। एक दूसरा होता है GUI स्क्रीन, है ना। एक ग्राफिकल होता यूजर है, इंटरफेस, हाँ। ये हो गया आपका DCUI स्क्रीन हो गई, और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और तीसरा हम्म। होता है
CLI स्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स। ठीक है, क्योंकि अब अभी जैसे डे 1 है, लास्ट डे तक जो आपका मोस्टली टास्क बचेगा ना वो CLI के केस पे रहेगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट टू द कंपनी। आप किसी कंपनी को ना टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का प्लान कर रहे हो। यू आर गोइंग टू हैंडल द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट करेक्ट? तो ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए हजारों वीडियो अवेलेबल है, हजारों डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, बट फंडा क्या है कि यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट। आपको ट्रबल शूटिंग आना इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ। चलिए, DCUI करता क्या है? DCUI जो है हमारे लिए, अभी हमने बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुआ है इस पे। DCUI का एक आइडिया, इसका इस्तेमाल करते हैं कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस। अब कोई पूछता है कि अगर आप ESXi होस्ट पे मैनुअल आईपी एड्रेस करना है तो कौन सी स्क्रीन आपकी मदद करेगी? 100% DCUI। चलो दूसरा, अगर इन फ्यूचर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड रीसेट के लिए भी आप अपना DCUI का इस्तेमाल करते हैं। नंबर तीसरा, इसका इस्तेमाल किया जाता है DNS कॉन्फ़िगर करने के लिए। अगर आप DNS नहीं कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप अपने ESXi को नेम के थ्रू एक्सेस नहीं करा पाओगे। ओके। चलो नेक्स्ट, अगले स्टेप की बात करें तो अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, SSH इनेबल डिसेबल के लिए। अगर आपको SSH इनेबल या डिसेबल करना है तभी आप किसका इस्तेमाल करोगे? DCUI पैनल का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट प्लीज। सर सर हाँ जी प्लीज। एसएसएस क्या होता है सर? SSH ये होता है जिसके थ्रू आप CLI के जरिए, जिसके थ्रू आप पुट्टी के थ्रू, जिसके थ्रू आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। अगर ये डिसेबल है तो आप अपनी ESXi को CLI के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाओगे। सिक्योर ये शेल। ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। ऑलराइट प्लीज। चलो अगला है, चलो इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर पाओगे मैनुअली, पासवर्ड रीसेट करना है, बदलना है पासवर्ड तब भी, DNS कॉन्फ़िगर करने के लिए, SSH एक्टिवेट करने के लिए। आ जाते हैं अपने इस पेज पे। इस पेज पे आप आके क्लिक करेंगे अच्छा और सर, सर एक मिनट सर, सर यहाँ पे आप थोड़ा बता दीजिए ना, ESXi होस्ट कौन सा है और पोर्टल कौन सी है? अभी पोर्टल पे हम गए ही नहीं। अच्छा ये और होस्ट है। अभी हम होस्ट पे ही हैं, अभी हम अच्छा। DCUI पेज पे, इस पेज पे ही हैं। अच्छा ये DCUI है, अभी ओके। हम जब जाएंगे तब उसमें सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। अब अपने पास ये जो स्क्रीन दिखाई पड़ रही है इसको हम बोलते हैं DCUI पैनल, आई थिंक। इज दैट करेक्ट? हाँ DCUI। ना, अब काम क्या है DCUI का? आपने देखा यहाँ पे हमने 3 चीजें मेंशन की, कॉन्फ़िगर मैनुअल आईपी एड्रेस, पासवर्ड रीसेट, DNS कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल या डिसेबल SSH को भी आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये आता है इनको मैनेज कैसे किया जाए। सो सिंपल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। वी जस्ट नीड टू ओपन द DCUI वाला पेज। DCUI पेज के ऊपर जाते हैं और DCUI पेज पे जाने के बाद वी आर एबल टू फाइंड ये स्क्रीन। आप यहाँ पे क्लिक करोगे स्क्रीन पे, F2 प्रेस करोगे कीबोर्ड में से। जब आप F2 अच्छा। प्रेस करोगे ना तो ये आपको ये वाला पेज दिखाई पड़ने लगेगा। हम्म। यहाँ पे आपका पासवर्ड मांग रहा है तो वही पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना है जो पासवर्ड आपने दिया था, जो पासवर्ड आपने प्रोवाइड किया था, ठीक है, इंस्टॉलेशन के टाइम पे। चलिए हम वो पासवर्ड दे देते हैं। अब आप जब लॉग इन करोगे ना तो आप देखिए कितने सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। राइट। पहला ऑप्शन है कॉन्फ़िगर पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो, आपने पहले दिया था ABC@123, अब आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो तो ओल्ड पासवर्ड, देन न्यू पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड। विद इन सेकेंड आप पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। पासवर्ड रीसेट कब करेंगे आप? इफ यू फील लाइक कि आपका पासवर्ड किसी और बंदे के पास भी जा चुका है, someone know about your password, और if you feel like that, so आप अपने ESXi का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? DCUI वाले पेज पे जाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क। जब आप इस कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क पे जाओगे ना तो आपको एडाप्टर बताएगा कि कितने नंबर ऑफ निक कार्ड आपने लगा रखे हैं। तो हमने कितने निक कार्ड लगा रखे हैं? केवल एक निक कार्ड अवेलेबल है। एडाप्टर VNIC 0। दूसरा VLAN, कोई भी VLAN हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। IPv4
डेफिनेटली हम IPv4 का इस्तेमाल करते हैं, IPv6 का इस्तेमाल हम नहीं करते। हम्म एंटर करेंगे IPv4 पे। अभी आपको आईपी एड्रेस जो मिल रही है कौन सी है? पहला वाला। नो नो, कई कई तरीके होते हैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए। एक बेसिक होता है, एक डायनेमिक होता है, सॉरी एक डायनेमिक होता है और एक होता है स्टैटिक। सर ये डायनामिक है, मतलब डीएचसीपी से मिला है। ये डीएचसीपी से आ रहा है, मतलब हमारा जो रूटर है वाईफाई का ऑटोमेटिक हो रहा है, हाँ। वो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस को असाइन कर रहा है। करेक्ट अगर आपको करेक्ट। मैनुअल आईपी एड्रेस करना है तो आप यहाँ पे एरो की बना है, यहाँ पे लास्ट वाले पे आएंगे और जैसे ही इस पे ये एरो की आएगा आप इस पे स्पेस बार प्रेस करके सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है। अब जो आईपी एड्रेस यहाँ पे आप प्रोवाइड करना चाहते हो, राइट, जो आईपी एड्रेस आप यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हो वो आईपी एड्रेस आप यहाँ पे आसानी से प्रोवाइड कर सकते हो। ओके। ऑलराइट, सो ये हम्म मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने का मेथड हो गया। इफ यू फील लाइक कि आपको मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करनी है तो यू कैन जस्ट प्रोसीड विद दैट, ओके आप इसके ओके। थ्रू प्रोसीड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस के अलावा इसमें आपको डीएनएस कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन दे रहा है, बट डीएनएस क्वेश्चन ये होता है कि डीएनएस क्यों कॉन्फ़िगर करें, राइट? सो डीएनएस कॉन्फ़िगर करने का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप अपने ESXi या वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट सेटअप करते हो ना, तो एडीडीएस का होना जरूरी है, अच्छा। ओके एक्टिव ओके। डायरेक्टरी का होना डोमेन जरूरी सर्विस। है। हाँ अगर हाँ एक्टिव हाँ। डायरेक्टरी नहीं है इन्वायरमेंट में तो आप VMware का इन्वायरमेंट सेटअप नहीं कर पाएंगे। VMware का लेकिन सर वो सेटअप नहीं, पता कैसे होगी कि ये इंस्टॉल है कि नहीं? नहीं यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है ना, यहाँ पे प्राइमरी डीएनएस और प्रेफर्ड डीएनएस का आईपी एड्रेस ही नहीं आ रहा है। इट मींस दैट हमारा ESXi अभी फ्री है, डीएनएस से फ्री है, इसमें हाँ डीएनएस हाँ। नहीं है अवेलेबल। अच्छा, तो यहाँ पे एडी अवेलेबल है? एडी नहीं है अभी, एडी नहीं है ना? इंस्टॉल करेंगे, विल इंस्टॉल एडी अच्छा सेपरेटली। अच्छा। तो सर ये दोबारा बोलिए, आपने क्या बोला था? ये ऑप्टेन डीएनएस सर्वर तभी चूज करना है जब मतलब जब एडी आपके पास अवेलेबल है ना? डीएनएस हो, है ना, यहाँ पे जाएंगे और आपको मैनुअल बताना पड़ेगा कि ये मेरे डीएनएस का एड्रेस है। हम्म। देन उसी डीएनएस एड्रेस को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। डीएनएस एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद यू कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट, कन्वर्ट करने का काम करेंगे इसको, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट, धीरे धीरे सारे स्टेप को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, बट अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज वर्क ऑफ DCUI, ठीक है ना, हम्म। व्हाट इज वर्क ऑफ DCUI, तो उस हम्म। केस में एटलीस्ट आपके पास आइडिया होना चाहिए। ओके ओके। चलो मेनली सर लेट, प्रोडक्शन में डीसीयूआई मतलब यूज होते हैं प्रोडक्शन में, मैक्सिमम ये मतलब नहीं कंपनीज में। नहीं 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 नहीं, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसकी सेटिंग जो है बहुत ही रेयर केस में होती है, दो अच्छा। महीने 4 महीने में कभी जरूरत पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है? ओके। मेन जो हमारा टास्क रहता है वो GUI के पेज पे रहेगा, मेन जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो GUI के पेज पे रहेगा। ये हम्म। तो सिंपल सा केवल एक तरीके का कॉन्फ़िगरेशन पेज है, ठीक है। ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है? यहाँ पे हम चलते हैं, ये हो गया DCUI का पैनल, कैंसिल करते हैं इसको। और अगला है कस्टम DNS सफिक्स। कस्टम DNS हम्म, सफिक्स में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, DNS का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं बेसिकली। इज दैट क्लियर? ओके। ठीक है। ओके सर। जी सर। मृत्युंजय, आपका सेटअप हुआ है पूरा ये VMware वाला? हाँ मेरा हो गया है, पर मेरा वो वीएम ऑन नहीं हो रहा, तो बाद में देखेंगे सर के साथ एक बार। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, मेरे को भी थोड़ा दिखा देना हाँ, अगर आपका हो गया हो। हाँ हाँ हाँ। ये हो गया अपने पास DCUI का पेज जहाँ पे हम अपनी
सेटिंग्स, बैकएंड की सेटिंग को मैनेज करते हैं। हम्म, बार बार इस पेज पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें, एक बार कॉन्फ़िगर कर लिया, फिर कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ रही है तो हम कॉन्फ़िगर करेंगे, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे ज्यादा टास्क हमें परफॉर्म करना होता है, वो जीयूआई के केस पे परफॉर्म करते हैं। और जीयूआई कैसे आएगा? जैसे इसमें एक मैनुअल आईपी, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस हमें असाइन हो रही है, ठीक है। एक हमें हम्म, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन हो रही है जिसको हम 16 के नाम से जानते हैं, 16। है ना। यहाँ पे हम 16 आईपी एड्रेस हमें मिल रहा है। हाँ, 192.168.116 ये वाला बोल रहे हो ना सर आप? हाँ हाँ। अच्छा, ये तो और ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आ रहा है, हाँ, डीएचसीपी के थ्रू। ऑटोमेटिक आ हाँ रहा है। इसी हाँ। आईपी एड्रेस को जो भी नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर जो भी मशीन्स है ना, अलग अलग मशीन है, उसके ब्राउजर पे जाना है आपको। अच्छा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, कोई सा भी ब्राउजर आप ओपन करोगे, अच्छा। ब्राउजर ओपन करने के बाद सेम आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है, जो आईपी क्यों सर? एड्रेस जीयूआई एक्सेस करने के लिए। दिस इज द जीयूआई पैनल। ओ ओ, अच्छा 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 अच्छा, 16 मिल ठीक रहा है। है यहाँ पे हमें, जो आईपी एड्रेस है वो 192 जैसे सर हम लोग 168 एज्योर पे करते हैं वो आईपी एड्रेस जैसे आरडीपी करके करते हैं, वैसे ही मतलब ये ब्राउजर में करना है? काइंड ऑफ यस। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये आईपी एड्रेस देने के बाद, क्योंकि लोकल सारा इन्वायरमेंट है, तो आप एडवांस में जाके प्रोसीड टू अनसेव कर देंगे। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये यूजर आईडी अच्छा। पासवर्ड किसका हाँ है? हाँ, ये सर एंड यूजर के लिए है? हाँ, ये ESXi होस्ट जो है ना, उस ESXi होस्ट का यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है। अच्छा अच्छा। आप सिंपल सा यहाँ पे डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट, हम्म। और दूसरा होता है यहाँ पे जो आपने पासवर्ड दे रखा है। लेकिन सर ये जो पोर्टल है ये कौन एक्सेस करेंगे, मतलब ये एडमिन? अच्छा, ये एडमिन वाला ही पैनल है ना? एडमिन का पैनल है। हाँ हाँ। अच्छा, तो वो अच्छा, ये जीयूआई है जो सेकंड हाँ, अपने पॉइंट समझा था, ये आप दिखा रहे हो? दिस इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम्म। एक्चुअली डीयूसीआई में हम लोग को जाना है, वहां से वो आईपी लेकर के यहाँ पे पेस्ट करके हम लोग को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जाना है। करेक्ट। ओके ओके। अब जो हमारा टास्क होगा, वो हम सारा टास्क इसी पे प्रोवाइड करेंगे। हम्म। तो ये सर पोर्टल है, ये ESXi होस्ट है, ये ये ESXi होस्ट है। होस्ट है, पोर्टल नहीं है। ओके। नो नो सॉरी, ये पोर्टल है। ESXi होस्ट तो वो है ना जो बैकएंड में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, एक बार ही दिखाइए सर। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक बार सर, वो ESXi होस्ट तो वही वाला है ना जहाँ पे मतलब VMware में जहाँ पे आपने सबसे पहले क्लिक किया था, वही ESXi होस्ट है, राइट? हाँ, जो आपका GUI का CLI का पैनल था ना, दिस वन। हाँ यहाँ पे ये जो स्क्रीन दिखाई पड़ रही थी हमें, हाँ हाँ दिस हाँ, वन, नीचे क्लिक कीजिए। दिस हाँ इज हाँ द हाँ, DCUI पैनल। DCI पैनल। हाँ, यही मतलब मेनली मतलब ESXi होस्ट के अंदर DCI पैनल है ना? हाँ, और और ये ये, GUI पैनल है जहाँ से हमें सारा टास्क परफॉर्म करना है। ओके, तो ये पोर्टल है मतलब ESXi का पोर्टल। करेक्ट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ऑल राइट प्लीज। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। जी सर। ये फुल स्क्रीन नहीं होता है ना सर, ये टीम से फुल नहीं, स्क्रीन आप अपनी करिए। तरफ से करोगे, मेरी तरफ से फुल स्क्रीन है। हाँ हाँ हाँ, शायद मतलब वो रिकॉर्डिंग जब भेजेंगे डाउनलोड होने के बाद शायद कर सकते हैं, क्या उसमें तो पता। रहेगा ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, सही बात। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो सर अब एक्चुअली हम लोग को जो काम करना है, मतलब ये पोर्टल पे ही काम करना है ना, ये पोर्टल पे ही हम लोग का काम रहता है मेनली। हमारा काम ही इसी पे रहेगा, सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। ओके, सारी एक्टिविटी, सारे टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। यहीं पे राइट। करेंगे। ऑलराइट राइट। ऑलराइट, ठीक। और यहीं से हम सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। कंपनी को जो टास्क मिलेगा, कंपनी को जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो हम यहीं से करेंगे। ऑल राइट। ओके। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। एक बार और इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब इस वाले पेज पे कई सारे ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं। वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। होस्ट है, मैनेज है, मॉनिटर है, वर्चुअल मशीन है, स्टोरेज है, और नेटवर्किंग है। कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट कि अ, इनका यूसेज क्या है, कैसे इनके इन सभी के पार्ट को हम यूज करेंगे, वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट करना है या
जो वर्चुअल मशीन में सर्विसेज है उनको कैसे हैंडल करते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हम्म। पहला पेज चलते हैं वीएम पे। वीएम पे हम्म। ऑलरेडी हमने 2 वर्चुअल मशीन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है जो हमने क्रिएट किया था। अब इस वर्चुअल मशीन के अंदर ओएस इंस्टॉल करना, इन वर्चुअल मशीन के अंदर हम लाइक कहते हैं क्रिएट करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्टॉल करेंगे एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस बीएम के अंदर जो चीज़ें हैं ना, उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना, उनके अंदर स्टोरेज अटैच करना, सारा कुछ हम इसी में प्रोवाइड करेंगे खुद से। ट्रबल ओके। शूटिंग वगैरह पार्ट हम इस पे अपनी तरफ से मैनेज करने का काम करेंगे। अच्छा अच्छा, यहीं पे ट्रबल शूटिंग किया जाता है। हम्म, ओके। तो सर ये दो चीज, ये विंडोज 10 11 आप ही ने लॉन्च किया था, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाता है यहाँ पे? नहीं क्रिएट करना पड़े, हर एक वर्चुअल मशीन आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे मान लीजिए सर ये विंडोज 10 आपने क्रिएट किया, ये मतलब किसी एंड यूजर का है हम्म सिस्टम, है ना? है ना? तो वो मतलब हम्म लॉग इन कर पाएंगे, और इसमें जो एक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन जो भी है बैकएंड एज एन एडमिन आप यहाँ पे कर रहे हो, है ना? बैकएंड में हम टास्क परफॉर्म करेंगे, उस हम्म। बंदे को जिस बंदे को यूज करना है उसको केवल हम आरडीपी दे देंगे कि ये रहा हाँ हाँ यूजर नेम, हाँ। ये रहा पासवर्ड, ये रहा उसका आरडीपी, ये और बाकी कैसे वो दोगे सर? हैंडल एक करें। एक मिनट से क्लिक कीजिए विंडोज 10 पे, जाता है ये वर्चुअल अच्छा मशीन अच्छा। ऑलरेडी हमने इसमें इंस्टॉल कर रखा है विंडोज 10 का। ओके ओके। और ये वर्चुअल मशीन किसके लिए जाएगी? जो बैकएंड में काम करने वाले बंदे हैं। हम्म। अच्छा। अच्छा, मोटा मोटा कंसेप्ट यही है, मतलब उन लोगों को अल्टीमेटली, मतलब एंड यूजर को ये चीज मतलब यूज करने हैं, हम लोग को मैनेज करने हैं ये सारी चीज। करेक्ट। ठीक है। ठीक है। VM admin is responsible to manage हम्म बैक एंड एंड फ्रंट एंड। कभी जरूरत पड़ती हम्म। है तो फ्रंट एंड भी हमें ही मैनेज करना होता है, बट बैक एंड का सारा टास्क हमें मैनेज करना है। ये जैसे आप ऑन कर रहे हो एज एन एंड यूजर, है ना? एंड यूजर ऐसे ही लॉग इन करेंगे, ऐसे ही ऑन करेंगे अपना सिस्टम। करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे वर्चुअल मशीन आ गया। अब इस वर्चुअल मशीन को आपको ओपन करना है, ये इसमें एक आईपी एड्रेस मिलेगी। लेट हम्म। मी लॉग इन इट। तो गेस्ट ओएस में जा करके ऑल कंट्रोल डिलीट, क्योंकि इसमें पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड कर रखा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव पासवर्ड लॉगिन करने के लिए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इसकी आईपी एड्रेस क्या है, और उसी आईपी एड्रेस से हम आरडीपी एक्सेस करेंगे। आरडीपी क्यों एक्सेस करना है सर यहाँ से सर? अब हम लोग ओपन कर सकते, अच्छा अच्छा, मतलब इन क्लाइंट के एज एन पास से नहीं, यूजिंग इन, हाँ हाँ, ये एंड क्लाइंट यूजर के को तो, लिए। हाँ हाँ हम्म, हाँ। ठीक है, वी सक्सेसफुली लॉग इन। यहाँ पे वर्चुअल मशीन हमारी लॉग इन हो चुकी है एंड लेट्स हम्म ट्राई टू एक्सेस इट फ्रॉम अनदर लोकेशन। हम्म। अब इसकी आईपी एड्रेस वेरीफाई करनी है, तो वेरीफाई करने के लिए वी जस्ट नीड टू ओपन सीएमडी। आईपी कॉन्फ़िग। स्टार्ट मेनू पे जाकर के सीएमडी ओपन करेंगे। अच्छा, ये सर बारी बारी करना पड़ता है, मतलब अगर किसी यूजर को आपको देना है तो मतलब ये ऑन करके आपको आईपी कॉन्फ़िग में नहीं जा नहीं, करके वो? बाहर से भी मिल जाएगा, बाहर से अच्छा भी अच्छा मिल जाएगा। अच्छा अभी तो हम अच्छा। केवल यहाँ से देख रहे हैं 192.168.1.9, और sysdm.cpl से इसका ओपन होगा प्रॉपर्टीज, और इसमें रिमोट में जाकर के ना आपको अलाउ कर देना है, अदरवाइज इसका आरडीपी नहीं आएगा। ओके ओके ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन करना है। अच्छा, ठीक है। अब जो इसकी आईपी एड्रेस है ना, उस हम्म आईपी एड्रेस से हम इस वर्चुअल मशीन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम्म 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 एक्सेस करने के लिए आप
MSTSC पे जाएंगे, MSTSC, हाँ 192.168.1.9, ये वो बंद करेगा जिसको आप RDP शेयर करना चाहते हैं। करेक्ट करेक्ट। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है, दोनों के बीच में कनेक्शन होना जरूरी है। If both machines are connected to each other, definitely we are able to get the access of RDP. ठीक है, चलो इसका RDP एक्सेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। आई एम गोइंग टू ओपन द ESXi इन GUI फॉर्मेट, ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं, राइट क्लिक करते हैं इसको, और कंसोल पे जाते हैं और एक नए विजार्ड पे इसको ओपन कर लेते हैं ताकि फुल स्क्रीन हमें मिल सके। ओके जी अच्छा ठीक है, एक बार CMD देख लेते हैं। इसका फायरवॉल बंद करना है सबसे पहले तो, हो सकता है सर। firewall.cpl, क्योंकि इससे इंटरनेट में नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है। तो टर्न आप ऑन है, ग्राफिकली भी कर सकते हो, हाँ ग्राफिकली कर लेना, हाँ तीनों आप ऑफ कर दो। चलो एंड देन sysdm.cpl, रिमोट में जाके इसको अलाउ करो, आप अप्लाई करो, ओके करो। चलिए हमने कर लिया एक्सेस। अब आप बेस मशीन पे जाओ, वी नीड टू ओपन द बेस मशीन और कनेक्ट कराओ। यूजर आईडी पासवर्ड, हाँ यूजर अब है यूज हमारा आएगा। एडमिन, और पासवर्ड हमने दे रखा है cloud@123। अब ये जो एक्सेस हुआ है ना, ये कौन करेगा? ये क्लाइंट करेगा। ये क्लाइंट करेंगे, जो हाँ एम्प्लॉय आ रहा है काम करने के लिए, वो करेक्ट करेक्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट। करेक्ट। ऑलराइट प्लीज। कनेक्ट, हाँ जी बिल्कुल, अंडरस्टूड। अच्छा सर, ये सर्वर में AD इंस्टॉल नहीं है ना? नहीं, विंडोज 10 क्लाइंट मशीन है अभी इसमें। ओह अच्छा, इसमें अभी सर्वर इसमें वगैरह क्लाइंट कनेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर रखा है। वी आर ओके गोइंग टू इंस्टॉल सर्वर, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम करेंगे। अच्छा। सर यूजर क्या RDP लेके मतलब लॉग इन करता है? कि जैसे हमारे इंफ्रा में क्या होता है कि हमने यूजर को क्रेडेंशियल दे दिया है, तो यूजर जब VMware हॉरिजन क्लाइंट पे जब लॉग इन करता है तब अपना क्रेडेंशियल दे के करता है। RDP हम लोग लेके ट्रबल शूट करते हैं अगर VDI पे कुछ इश्यू हुआ तो। RDP ट्रबल शूटिंग अलग है और बैक एंड ट्रबल शूटिंग का पार्ट अलग रहेगा। बैकएंड मतलब हम लोग जैसे GUI से जैसे करते हैं वो वही वाला ना सर? हाँ जी। बैकएंड का मतलब ये होता है कि जो हम अभी ESXi का पेज ओपन कर रखे हैं ना, वो जी आपका बैकएंड का टास्क हो गया। GUI से बहुत बेसिक से ही स्टेप इस्तेमाल होते हैं। ओके ठीक है यहाँ तक? हाँ यहाँ तक सही है सर। चलो, अब यू नीड टू, सो you need to manage like as a try to understand about the concept. You need to understand about the concept, and according to that you are going to resolve this issue. हम्म ठीक है, ठीक है तो अगर हमारा ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो means we are able to troubleshoot. बिल्कुल। ट्रबल शूटिंग यहाँ पे मतलब तो वहीं पे मतलब लागू होता है जहाँ पे यूजर्स आर नॉट एबल टू लॉग इन, ठीक है ना? तो आपको बैकएंड से देखना पड़ता है क्या क्या इशू है, क्या जैसे आपने ट्रबल शूट करा अभी फायरवॉल ऑफ करके, है ना?
कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? हाँ जी सर, ट्रबल शूटिंग पार्ट जैसे आपने किया ना अभी, अगर यूजर मतलब लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो उस केस में तो ट्रबल शूट अपने को ही करना पड़ेगा कई ना। सारी चीजें हो सकती हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे अब ये मशीन आपने क्लाइंट को दे दी, क्लाइंट हम्म ने हम्म हम्म ओपन किया डिस्क। हम्म हम्म अब इस डिस्क मैनेजमेंट में टोटल 20 जीबी की हार्ड डिस्क हमने प्रोवाइड कर रखी थी क्लाइंट को, राइट? राइट एंड क्लाइंट रिक्वेस्टिंग, राइट, क्लाइंट रिक्वेस्टिंग कि 20 जीबी से तो स्पेस हो नहीं पा रहा है हमारा। बढ़ाने के अब लिए। VMware एडमिन को क्या बोला कि यू नीड टू ऐड वन मोर हार्ड ड्राइव विद हाई कॉन्फ़िगरेशन, हम्म। कि आप मुझे स्टोरेज प्रोवाइड करो विद लाइक एज मिनिमम 500 जीबी का स्पेस दे दो या 1 टीबी का स्पेस मुझे प्रोवाइड कर दो। तो ये जो स्पेस एडिंग की बात है ना, वो VMware एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। हम्म। VMware एडमिनिस्ट्रेटर करेगा बैकएंड। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, मींस यू नो दैट एडमिनिस्ट्रेटर VMware एडमिन इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। चलिए, कोई भी हार्ड डिस्क नहीं है यहाँ पे, एक 10 जीबी की हार्ड डिस्क ऐड करके देखते हैं। अब 10 जीबी की हार्ड डिस्क को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप सिंपल सा VMware वर्कस्टेशन पे आओगे, हम्म। ESXi वाले पे, GUI से जो एक्सेस किया है, ये है वर्चुअल मशीन आपकी। ओके इसका एक्सेस सिर्फ आपको रहेगा, बाकी किसी को नहीं रहेगा। ओके। अब इस वर्चुअल मशीन के एक्शन पे क्लिक करो। एक्शन के क्लिक करने के बाद एडिट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एडिट सेटिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। हम्म यहाँ पे पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क ऐड करने का। पहला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज हार्ड डिस्क टू ऐड अ न्यू हार्ड ड्राइव। राइट। नई हार्ड डिस्क को अटैच करने के लिए सिंपल सा ऐड हार्ड डिस्क पे क्लिक करो। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं जो हाईलाइटेड है, न्यू स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव, ऐड एक्सिस्टिंग हार्ड ड्राइव, न्यू परसिस्टेंस मेमोरी, न्यू रॉ डिस्क। ये दोनों ग्रेड आउट हैं। ग्रेड आउट इसलिए हैं क्योंकि हमने स्टोरेज इस्तेमाल नहीं किया, हमने शेयर स्टोरेज इस्तेमाल नहीं किया, दैट्स वाई ये ग्रेड आउट दिखाई पड़ रहा है। अगर हमारे पास शेयर स्टोरेज होता तो ये ग्रेड आउट नहीं होता। ठीक है ठीक है, लेकिन सर ये 20 GB इनिशियली कैसे आया था, आपने जब ये कॉन्फ़िगर वर्चुअल किया मशीन था? क्रिएट करते समय इसको हमने हाँ डिसाइड तब किया आपने, था। हाँ अच्छा 20 GB। ठीक है सर, एक मतलब ना नया अब दिखा दीजिए, उसके बाद सर एक नया वर्चुअल मशीन मतलब कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखा दीजिएगा। क्यों? सो अभी हम इसमें एक नई हार्ड डिस्क अटैच करते हैं विद द कैपेसिटी ऑफ 10 GB। ओके ओके। 10 GB की हार्ड डिस्क एक अटैच करनी है हम्म, और इसको सेव कर लेना है। ठीक है। अब आप वर्चुअल मशीन पे देखोगे तो रीस्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमारी हम्म, ESXi की मशीन, वर्चुअल मशीन जो है यहाँ पे हाईलाइट हो गई। ये एलोकेट करना पड़ेगा। अब आप ये राइट क्लिक करके इसको हम इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के बाद इसमें पार्टीशन बनाओ और जो भी डेटा आपको रखना है यहाँ पे आप डेटा रख सकते हो। चलो, ये तो छोटी बात हो गई। अब हम्म क्लाइंट कहता है कि मुझे और स्पेस को बढ़ाना है। हम्म। ठीक है, अब 10 GB दिया। 2 महीने बाद ही रिक्वेस्टेड कि कैन यू प्लीज मेक इट 25 GB या 50 GB या 100 GB का स्पेस। हम्म, ठीक है, तो एज पर द ठीक है रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू असाइन दिस स्पेस, वी आर गोइंग टू असाइन दिस स्पेस, हम इसको ठीक स्पेस है। असाइन करेंगे। लेकिन सर मैक्सिमम कितने तक दे सकते हैं हम लोग? जो बेस मशीन का स्टोरेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अच्छा, तो यहाँ पे ठीक इंटरव्यू है, में पूछ सकते हैं ना कि कितने हाँ, जो हमारा कुछ। शेयर स्टोरेज हाँ। होगा, जो शेयर स्टोरेज होगा उसी स्टोरेज के हिसाब से हम इसमें स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम्म। और सर क्लियर? ऑन प्रीमाइस में मतलब ये जैसे वॉक इन एनवायरनमेंट ऑन प्रीमाइस में कितना रहता है सर स्टोरेज बेस मशीन में? नहीं, वो तो आप डिसाइड करोगे ना। कोई कंपनी 10 TB, 20 TB, 25 TB, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कुछ भी बोल सकते हैं वहां पे इंटरव्यू में, उस पर कोई इशू नहीं है। हाँ, वो जितना स्पेस होगा उतने ही के अकॉर्डिंग अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके सर। ठीक है, सो ना लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट।
ठीक है यहाँ तक? हाँ जी सर। चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस होता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। मृत्युंजय, क्लियर हो रही है चीजें ये? जी सर। ठीक है। अभी हम पहला जो स्टेप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन पे बात करते हैं। हम्म बाकी चीजें छोड़ करके सिर्फ वर्चुअल मशीन पे बात करते हैं कि वीएम के अंदर क्या क्या टास्क हमें परफॉर्म करने पड़ सकते हैं रियल इन्वायरमेंट में, और ये सारी सर्विसेज कैसे हम ट्रबल शूटिंग में इस्तेमाल करेंगे जब हम कंपनी के लिए काम करेंगे एज ए वीएम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ओके पहला जो पॉइंट है, पहला जो स्टेप है हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वीएम। वर्चुअल मशीन को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और मैनेज करते हैं। पहला हम्म स्टेप हमने क्या किया, एक ESXi है हमारे पास, राइट? हम्म और इस ESXi की आईपी एड्रेस है 192.168.1.16। हम्म इस ESXi का हमने ब्राउजर पे एक्सेस किया GUI, राइट? राइट और हम्म GUI एक्सेस करने के बाद हमें कुछ ऐसे पेज मिला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। करेक्ट इसमें हमने एक VM सेटअप किया विद विंडोज 10, ओके विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अब क्या क्या और टास्क परफॉर्म करना है हमें, क्या क्या और टास्क हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके पहला हमें क्या आना चाहिए, क्रिएट वीएम। दूसरा आना चाहिए अबाउट वीएम फाइल्स, कि वर्चुअल फाइल्स कौन कौन सी तैयार होती हैं। तीसरा, इंस्टॉल ओएस इन वीएम, इन वीएम वर्चुअल मशीन के अंदर ओएस कौन सा कैसे इंस्टॉल करते हैं। नंबर तीसरा, कॉन्फ़िगर RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तीसरा, अगले स्टेप में, एक्सेस वीएम यूजिंग डिफरेंट कंसोल। हम्म Then we also going to discuss about snapshot। आप अपनी वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। Then we'll talk about add storage, हार्ड डिस्क को कैसे अटैच करना है। कॉन्फ़िगर शेयर स्टोरेज, वर्चुअल मशीन के अंदर शेयर स्टोरेज का पार्ट कैसे आएगा। हम्म ऐड RDM डिस्क, रार डिस्क मैनेजमेंट, RDM को कैसे ऐड किया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Then we'll also discuss about delete VM। हम्म ये सभी पॉइंट जो है बेसिक पॉइंट है, मतलब ये स्टार्टिंग में है, मतलब ये तो आना ही चाहिए हर एक बंदे को, हर एक बंदे हम्म को ये आना हम्म ही चाहिए। ये सर लगभग मतलब क्लाउड जैसा ही है ना, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब सेम ही है ये। क्लाउड जैसा कॉन्सेप्ट है, बट क्लाउड पे हमें एक का एक्सेस रहता है, बैकएंड का एक्सेस नहीं रहता, फ्रंट एंड का एक्सेस रहता है। और हाँ यहाँ पे आपको बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों का एक्सेस रहता है। दोनों का फ्रंट एक्सेस। एंड क्लाइंट को आप असाइन कर दोगे, बैकएंड खुद से हैंडल करोगे सारा कुछ। बैकएंड तो सर अभी तक दिखा नहीं, ये तो फ्रंट एंड वाला पार्ट ही दिखा रहे हो ना आप नहीं अभी। भाई, बैकएंड ही तो देख रहे हैं ना। ओ अच्छा दिस अच्छा, वो द बैकएंड है। पेज दैट वी आर अच्छा ट्राइंग टू ऐड स्टोरेज वगैरह, ये सब बैकएंड है, ये फ्रंट ओके एंड ओके। है केवल। अच्छा जो सर्वर है वो अच्छा फ्रंट एंड है। मतलब जो वीएम है वो फ्रंट एंड है। वो और क्लाइंट के जो पास चला जाएगा वो फ्रंट क्लाइंट एंड के वाला पास है। पर। हाँ अच्छा ठीक है। ये पूरा पेज जो है बैकएंड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक है आपका सर पॉइंट मैं समझ गया, लेकिन एज्योर में मतलब क्लाउड में भी हम लोग के पास तो दोनों ही रहता है। मतलब वो एक्सेस तो बैकएंड तो हम लोग का एज्योर में भी हम लोग कर सकते हैं। बैकएंड में होस्ट का एक्सेस कहाँ रहता है हमें? होस्ट का नहीं रहता है, हाँ वहाँ पे मतलब एनएसजी वगैरह ये वो मतलब बहुत कुछ अब नहीं नहीं, वो सब फ्रंट पोर्टल का रहता है। हम हाँ यहाँ हाँ हाँ बैकएंड का पोर्टल पे। मतलब बात कर रहे हैं होस्ट का एक्सेस। अच्छा अच्छा ओके। यहाँ पे आपको होस्ट का पूरा एक्सेस रहेगा क्योंकि यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल।
वहां पे क्या है, होस्ट का एक्सेस नहीं रहता। ओके, ठीक है। चलो अब जो नंबर हमने लिखे हैं यहाँ पे, उस नंबर के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। क्रिएट वीएम, डिलीट वर्चुअल मशीन्स की फाइल, इंस्टॉल वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम इन वीएम, कॉन्फ़िगर आरडीपी, मैनेज कंसोल, स्नैपशॉट, ये सारा का सारा पॉइंट्स हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैनेज करना है। ठीक है। ठीक है, सो वीएम हमारे पास है ऑलरेडी। एक वर्चुअल मशीन हम और क्रिएट करके देखते हैं। एक नई वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं इस वीएम वाले पार्ट पे, वर्चुअल मशीन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, क्रिएट आर रजिस्टर वीएम, क्रिएट वीएम पे जाते हैं, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, यहाँ पे आप नाम देंगे जो वीएम आप क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है। क्लाइंट ने बोला मुझे वीएम वर्चुअल मशीन विंडोज 11 पे चाहिए। यहाँ पे ठीक है। गेस्ट ओएस में विंडोज रहेगा। गेस्ट ओएस वर्जन में आप विंडोज 11 64 बिट का सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नो, ये अपने पास स्पेस है जिसको हम स्टोरेज बोलते हैं। इस स्टोरेज को आप असाइन करेंगे। नेक्स्ट, और 96 जीबी दिखाई पड़ रहा है। आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद दैट। 20 जीबी का स्पेस थे, 20 जीबी स्पेस दिया। रैम में हम बहुत ज्यादा नहीं, 3 जीबी दे देते हैं रैम। 3 ठीक जीबी है। दे दिया हमने इसमें रैम, और 20 जीबी के आसपास हार्ड डिस्क दे दी। इनफ है इतना कॉन्फ़िगर करने के लिए। नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड विद नेक्स्ट, और ये आपका वीएम रेडी हो जाएगा। विद इन मिनट आपके वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगा। जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो ना, तो वर्चुअल मशीन के अंदर बैकएंड में बहुत सारी फाइलें बनती हैं। वो फाइलें ट्रबल शूटिंग के टाइम पे आपकी बहुत हेल्प करेंगी। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ गई, आप उसको आसानी से ट्रबल शूट करा सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रबल शूट करा सकते हो। So let's try to understand about the concept कि how we can manage the virtual machine from backend। backend से virtual machine कैसे manage करने का काम करेंगे। अब इस VM को तो हमने तैयार कर लिया, बट VM में ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर आप इसको ऑन करते हो ना, तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन में कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेगा, ब्लैक स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। लेकिन सर ओपन आपने तो किया, चूज करा था, है ना? वो टेम्पलेट सेलेक्ट किया है, ओएस नहीं दिया है अभी हमने इसमें। ओके 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 ओके। टेम्पलेट और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों अलग है। अच्छा 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 अच्छा। ये क्या चल रहा है सर, आपने जब ओपन किया ये? ये बेस मशीन से ये- आईएसओ इमेज एक्सेस कर लिया। अच्छा। अब इसके अंदर ओएस इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए, आईएसओ इमेज चाहिए जहां से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रख रखे हैं। उस हम्म ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे असाइन करोगे। असाइन करने के बाद देन यू कैन प्रोसीड टू इंस्टॉल। आईएसओ इमेज सेलेक्ट करने के लिए आप अगेन एक्शन पे जाओ, हम्म एडिट सेटिंग पे जाओ, और यहाँ पे देखो एक सीडी डीवीडी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आपको हम्म होस्ट डिवाइस की जगह पे डेटा स्टोर डिवाइस सेलेक्ट करना है। दो हम्म ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, डेटा स्टोर, आईएसओ फाइल। कनेक्ट पे क्लिक ओके। करो आप,
और ये आपको ब्राउज करने का ऑप्शन देगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है। तो मैंने यहाँ पे विंडोज 10 की ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड कर रखी है। यू नीड टू सेलेक्ट द विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी जगह पे विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अगर आप विंडोज 11 यूज करना चाहते हो, सर्वर यूज करना चाहते हो, तो विंडोज सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सर आपको कहाँ से मिल रहा है सर? मतलब ये आईएसओ जो फाइल है आप पहले से अपने डाउनलोड करके रखे पहले हुए थे? अपलोड कर, हाँ अपलोड कर रखी है पहले से, इसको तो ये डाउनलोड कर। अपने को ही मतलब वही करना पड़ेगा सबसे पहले, मतलब आईएसओ जो फाइल है वो मतलब डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद सारी यहाँ पे फाइलें रिफ्लेक्ट करेगा वो? सारी आईएसओ फाइल, जितने भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सारे ऑपरेटिंग हम्म, सिस्टम की आईएसओ फाइल आप अपलोड करके रखेंगे इसमें। अच्छा। नहीं तो इमेजेस यहाँ पे दे नहीं सकते है ना? हाँ, इमेज नहीं रहेगी तो हम असाइन नहीं कर पाएंगे। सेलेक्ट किया हाँ। और इसको सेव कर दिया। तो सर वो चीज भी तो देखना है, मतलब कि आज आईएसओ वगैरह मतलब कैसे डाउनलोड करना है या क्या, है ना? नहीं, वो तो इंटरनेट से गूगल पे टाइप करो, अपने आप अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, सारे वो लिंक्स मिल अच्छा जाते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब कुछ भी मतलब चलेगा ना आईएसओ विंडोज 11 को 11 10 जो भी आ गया, मतलब कुछ भी चलेगा वहां पे? चलिए, ये आईएसओ इमेज देने के बाद अपनी मशीन को आप रीस्टार्ट करो यहाँ पे और बूट करा लो। जैसे नॉर्मल इंस्टॉलेशन होता है वैसे ही हम इसको विंडोज को इंस्टॉल कर लेंगे। ये अपने 10 दी हुई है? विंडोज 10। 10 दी, लेकिन नाम अपने रखा है विंडोज 11। हम्म बेसिक से स्टेप जैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम स्टेप यहाँ पे इंस्टॉल करते करेक्ट जाएंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। प्रोडक्ट की। आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, तो आप इसको स्किप कर दो। हम्म। विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल करने वाले हैं। विंडोज 10 प्रो, प्रोसीड टू इंस्टॉल। आई एक्सेप्ट द टर्म एंड लाइसेंस और इसको प्रोसीड कर देते हैं। तो सर हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए भी हम लोग को आईएसओ जो फाइल है मतलब वो डाउनलोड करके ही अपने मतलब इमेज को लाना है ना? हाँ जी। सर मेरा वो जो एवीडी वाला जो है वर्चुअल मशीन सर ऑन नहीं हो रहा था सर, लास्ट टाइम हमने ट्रबल शूट किया था ना सर। ESXi वाला, राइट? जी सर, मतलब वर्चुअल मशीन ऑन नहीं हो रहा है वो वाला। हम करेंगे सर, ये थोड़ा ये कंप्लीट होने हाँ, के ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, इसको मतलब इंस्टॉल होने देते हैं, इट विल टेक टाइम। सो लेट मी लाइक यू कैन शेयर योर स्क्रीन। आपने बाद। बेस ओके। पे इंस्टॉल कर रखा है ESXi को? नहीं 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 सर, मैंने वर्क स्टेशन से इंस्टॉल करके रखा है। चलो आप एक बार स्क्रीन शेयर करो, आई विल गाइड यू।